नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। आतंकवाद और नक्सलवाद ये देश के लिए वो नासूर है जिनका जड़ से खत्म होना बहुत ही जरूरी है। सरकार, देश की सेना और सुरक्षा बल लगातार इनका खात्मा करने के लिए ऑपरेशन चलाते रहते हैं, लेकिन इस बार लाल आतंक पर अटैक ही नहीं बल्कि सरकार ने इसे जड़ से खत्म करने के लिए एक टारगेट भी फिक्स किया है, जिसकी डेडलाइन है मार्च साल 2026। दरअसल रूसी क्रांति से प्रेरित नक्सलवादी विचारधारा के समर्थक मानते हैं कि प्रजातंत्र के विफल होने के कारण नक्सलवाद का जन्म हुआ। नक्सलवाद एक उग्रवादी आंदोलन है जो मुख्य रूप से मार्क्सवादी और माओवादी विचारधारा पर आधारित है। इसका नाम पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से लिया गया है, जहां 1967 में एक किसानों के विद्रोह ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी और लोगों ने मजबूर होकर हथियार उठाए। नक्सलवाद का मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार और सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ाई है, लेकिन आज वास्तविकता यह है कि नक्सल आंदोलन अपने रास्ते से भटक गया है। जिस मकसद को लेकर नक्सली आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उससे अब ये कोसों दूर निकल गया है और अपने तगड़े नेटवर्क के जरिए नक्सली संगठनों ने देश भर में पहुंच बना ली है। भारत लाल आतंक का गढ़ है, जिसे लाल गलियारा या रेड कॉरिडोर कहा जाता है। इस रेड कॉरिडोर से सबसे ज्यादा प्रभावित मध्य पूर्वी और दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं। वर्तमान में लगभग 9 राज्यों के 60 जिले लाल आतंक से प्रभावित हैं। आज नक्सलवाद कर्नाटक से शुरू होकर रेड कॉरिडोर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होते हुए झारखंड, बिहार, बंगाल से नेपाल तक पहुंच गया है। इस कॉरिडोर में इनका राज चलता है। सरकारी मशीनरी और खुफिया तंत्र इनके आगे असफल साबित होते हैं। पिछले 5 दशकों में इन क्षेत्रों में ऐसी भयंकर घटनाएं हुई हैं जिनमें हजारों लोगों की जान चली गई है। इन घटनाओं में खासकर बड़ी संख्या में अर्ध सैनिक बलों ने अपनी जान की आहुति दी है। नक्सलवाद को लेकर यदि बात राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की करें तो नक्सलवाद और राजनीति को कभी एक दूसरे के गठजोड़ के रूप में भी देखा गया। दोनों ही एक दूसरे से प्रभावित रहे। करीब 60 से 65 संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जो इस रेड कॉरिडोर के अंतर्गत आते हैं। भारत का लाल गलियारा, जहां 5 दशकों से आतंक का साया, अब तक हजारों लोग जान गंवा चुके हैं, लेकिन अब सरकार का लाल आतंक पर अंतिम प्रहार है और तैयारी नक्सलवाद को समूल नष्ट करने की है। इसी पर आज स्वदेश एजेंडा में चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार को लेकर केंद्र सरकार दृढ़ संकल्पित है। साल 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे को लेकर एक बड़ी बैठक की। इसमें नक्सल प्रभावित आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हुए। मीटिंग में नक्सलियों से प्रभावित राज्यों के प्रतिनिधि, गृह सचिव, आईबी चीफ, अर्धसैनिक बलों के डीजी, एनआईए डीजी सहित गृह मंत्रालय के दूसरे अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक के दौरान शाह ने नक्सलवाद खत्म करने की कोशिशों को लेकर छत्तीसगढ़ की तारीफ की। उन्होंने बताया कि जनवरी से अब तक छत्तीसगढ़ में 194 नक्सली मारे गए हैं, 801 को गिरफ्तार किया गया है, 742 ने सरेंडर किया है। बैठक में अमित शाह ने नक्सली युवाओं से अपील की कि वे हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आएं। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर के 13,000 युवाओं का उदाहरण दिया जिन्होंने नक्सलवाद छोड़ा है। अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद से जुड़ी हिंसा की घटनाएं कम हुई। उन्होंने बताया कि नक्सलवाद संबंधित हिंसा की घटनाएं 16,463 से घटकर 7,700 हो गई है। ये संख्या अगले साल और कम हो जाएगी। नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौत में 70% की कमी आई है। हिंसा की रिपोर्ट करने वाले जिलों की संख्या 96 से घटकर 42 हो गई है। हिंसा की रिपोर्ट करने वाले पुलिस थानों की संख्या 465 से घटकर 171 हो गई है। 50 पुलिस थाने नए हैं, यानी केवल 120 पुलिस थाने ही हिंसा की रिपोर्ट है। ये केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। दरअसल नक्सलियों के खिलाफ गृह मंत्रालय राज्यों के साथ बड़ा एक्शन प्लान तैयार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग रोकी गई, वैसे ही नक्सलियों को रोकने के लिए बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट की माने तो देश में साल 2010 के मुकाबले 2023 में नक्सल हिंसा में 72% और मृत्यु में 86% कमी आई है। इस साल देश में 202 नक्सली मारे गए हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 38 रह गई है। मेरी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डीजीपी पुलिस प्रमुखों से मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी महीने में एक बार विकास का
और नक्सल विरोधी अभियानों का रिव्यू करें। डीजीपी कम से कम 15 दिन में एक बार नक्सल विरोधी अभियानों का रिव्यू करें। और मेरा सभी सीएपीएफ के प्रमुखों से भी आग्रह है कि जहां जहां सीएपीएफ की फोर्स डिप्लॉय है वो जिलों में एक रात्रि वहां के राज्य के डीजीपी के साथ एक रात्रि रुककर ये नए हमारे जो अभियान है नक्सल विरोधी अभियान, इसको नई ऊर्जा दे। जब तक डीजीपी स्तर से जिले पे रहकर इसका रिव्यू नहीं होगा, हम परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा संबंधित स्कीम में सरकार ने फंड बढ़ाया है। शाह ने सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम के बारे में बताया, जिसमें बीते 10 साल में करीब 2000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। 2004 से 2014 में इसमें 1180 रुपए आवंटित किए गए थे, जो 2014 से 2024 में बढ़कर 3006 करोड़ रुपए हो गए। स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट स्कीम ने भी बीते एक दशक में 3590 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कुछ राज्यों में बचा कुछा जो बच गया है उसको पूर्ण उन्मूलन की दिशा में हमने काम करना चाहिए। इसके मूल समेत उखाड़ देने के संकल्प कर इस सम्मेलन से हमें जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की सफलता पर जोर दिया और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की बात कही। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद मानवता का दुश्मन है और ये आदिवासी क्षेत्रों के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना की। आपको बता दें कि कुछ समय पहले अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में एक बैठक कर मार्च साल 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने की बात कही थी, जिसके बाद से ही लगातार सुरक्षा बलों का नक्सलवाद पर प्रहार है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो कहीं ना कहीं नक्सलवाद के खात्मे के लिए जो केंद्र सरकार है वो दृढ़ संकल्पित है। गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं और 2026 का एक लक्ष्य रखा गया है कि नक्सलवाद को, इस लाल आतंक को कह सकते हैं हम, कि जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। अब इस प्रयास की, इस पहल की सराहना बिल्कुल की जानी चाहिए, लेकिन क्या ये हो पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, पूरी रिपोर्ट के माध्यम से यदि समझने की भी कोशिश करें तो पूरा इतिहास उठा के आप पीछे देख लीजिए, कहां से इसकी शुरुआत हुई। जहां से ये शुरुआत हुई उस वक्त यदि हथियार उठाने की कोशिश की गई तो क्यों की गई, तब उस वक्त पे मकसद कुछ और था, लेकिन धीरे धीरे इसने जो एक जगह बनाई वो किसी और दिशा में चला गया और जिस दिशा में वो गया वहां से सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है। पहले कहा जा सकता है कि मजबूरी थी, लेकिन आज मजबूरी नहीं है। हर सिस्टम इसके सामने फेल है। कई दिग्गजों की जान भी गई है। देखिए, आप कई स्टेट उठा के देख लीजिए कि आतंकवाद जो है और लाल आतंक जो है, जो नक्सलवाद है, उस पर प्रहार बहुत ज्यादा जरूरी था। ऐसा नहीं है कि जो राज्य की सरकारें हैं उन्होंने पहले प्रयास नहीं किए, बहुत कोशिश की गई है लेकिन जड़ से खत्म नहीं कर पाए। छत्तीसगढ़ में बहुत हद तक इस चीज को कंट्रोल किया गया लेकिन पूरी तरह से इसका खात्मा नहीं हुआ। अब क्योंकि केंद्र सरकार ने 2026 का लक्ष्य लिया है तो कितने सफल हो पाएंगे, किस तरीके से आगे जाना होगा, क्या रूपरेखा होगी, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजय पाठक हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मुर्तजा मूसवी। मुर्तजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं उचित शर्मा। उचित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पूर्व आर्मी ऑफिसर अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे गौरव कुमार, उनका भी स्वागत है, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अजय जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। अजय जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार, मुझे लगता है यदि एक दृढ़ संकल्प लिया है, 2026 का एक लक्ष्य लेकर बढ़े हैं कि नक्सलवाद या लाल आतंक का
जड़ से खात्मा, मतलब खात्मा ही करना है। कोई अब इसके लिए कुछ नहीं है, एक प्लान है कि इस पर कैसे बढ़ना है। तमाम चीजों को अमित शाह जी को भी हमने सुना, बहुत सारी प्लानिंग के तहत सामने है, लेकिन थोड़ा सा ये एक बड़ी चुनौती जैसा है। ऐसा मैं इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि इसकी शुरुआत से आप अभी तक की चीजों को उठाकर देख लीजिए, प्रयास पहले भी हुए हैं, लेकिन जड़ से खात्मा कर देना या आने वाले समय में हो जाना थोड़ा चुनौती से कम नहीं लगता। तो मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो कहां से इसकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि नेटवर्क एक जगह नहीं है, ये तो पूरे मुझे लगता है देश में फैला हुआ नेटवर्क है। राखी जी, आपको और आपके पैनलिस्टों को, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भी संकल्प लिया, अपने जिस भी एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली, उसको पूरा करके ही दम लिया। वो चाहे 370 का मामला हो, राम मंदिर का मामला हो या अदर कोई हो। अब 2026 तक इस देश से नक्सलवाद का समूल नाश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय गृह मंत्री जी ने संकल्प लिया है। तो आप ये मान के चलिए कि 2026 तक इस देश से आतंकवाद खत्म ही हो जाएगा। जिस हिसाब से इस देश में नक्सलवाद को बढ़ावा दिया गया और प्री प्लान किया गया, ऐसा नहीं है। देखिए, बंदूक उठाना किसी समस्या का हल तो हो नहीं सकता। समाज में तमाम तरह की चीजें होती है, लेकिन उसके लिए बंदूक उठा लेना और बंदूक उठा करके हिंसक हो जाना और फिर उसको एक तरह से गिरोह बना लेना, और पूरे देश में लगभग 30% ऐसे हिस्से थे जिन हिस्सों पे उन्होंने पॉलिटिकल कब्जा कर लिया। सिर्फ बंदूक के भरोसे उन्होंने वसूली करके पॉलिटिकल कब्जा कर लिया, और वो जिसको चाहते थे वही विधायक, एमपी या छोटी छोटी चीजों में वही जीत करके जा सकता था। उन्होंने ये ताकत खड़ी की। ये ताकत उनको किसने दी? इस ताकत का स्रोत क्या था? इस ताकत के पीछे कौन से लोग खड़े थे? इस ताकत के पीछे वही लोग खड़े थे जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते थे। यही उनके पीछे खड़े थे। इसको खत्म करने का कभी दृढ़ संकल्प उनके अंदर आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? कि वो चाहते थे कि अर्बन नक्सल और नक्सल ये दोनों मिलकर के ये फले फूले, और उनको फलने फूलने का खाद पानी पॉलिटिकल पार्टियों ने दिया। इसीलिए ये नक्सलवाद या लाल आतंक यहां तक बढ़ करके आया, जिसमें नुकसान उन पॉलिटिकल पार्टियों का भी हुआ जिन्होंने इसको बढ़ाया, जिन्होंने इसको सींचा, जिन्होंने इनको इनके थ्रू अपना वोट बैंक खड़ा किया, और जिसको चाहते थे वो जीत करके आता था। उसका भुगतान थोड़े बहुत चीजें उनको भी करनी पड़ी समय समय पे। ये बंदूक किसी को पहचानती नहीं है, ये आतंक किसी को नहीं पहचानता। आतंक एक हद तक तो आपके साथ है, लेकिन उसके बाद वो अपनी मनमर्जी करता है, और वही मनमर्जी किया, और इसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ। लेकिन सबसे मूल समस्या क्या है? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में बैठे हुए, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, यहाँ तक कि नागपुर में बैठे हुए लोग उस संगठन को चलाते हैं। उस संगठन को जो बंदूक लेकर के सीधे साधे लोग हैं, जो जंगलों में हैं, जो लोगों को मारते हैं, वो नहीं चला रहे। उनके पीछे ब्रेन किसका है? ब्रेन इनके पीछे उन अर्बन नक्सलियों का है, जिनको पोषित करती है पार्टियां अपने वोट बैंक के लिए। उनकी जड़ को खत्म करना सबसे जरूरी है। बंदूक उठाने वाला तो खत्म हो जाएगा, उससे उनका जो नुकसान हुआ, लेकिन इसके पीछे जो साजिश करने वाले हैं, उनके ऊपर भी सरकार को, मेरी ये व्यक्तिगत मांग है कि उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जो ये अर्बन नक्सली हैं, साईं बाबा जैसे लोग जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे और यहीं गढ़चिरौली और चंद्रपुर के पास, जहां मैं बैठ करके डिबेट कर रहा हूं नागपुर में, वहां से 100-150 किलोमीटर बैठे हुए जेलों में बंद रहे और सालों साल बंद रहे। वो बड़े बड़े प्रोफेसर लोग थे जिन्होंने सपोर्ट किया, और उनको कौन सपोर्ट करता था? यही पॉलिटिकल पार्टियां अपने स्वार्थ बस के लिए। तो हमारी सरकार ने ये दृढ़ संकल्प लिया है कि नक्सल को खत्म करना, और करके दिखाया। आज अजय जी, आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टियों में बस भारतीय जनता पार्टी भर अछूती रही हो, बाकी सारी आ गई हो।
जिन्होंने इसको कहीं ना कहीं पोषित किया है? 100% आप सही बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आतंकवाद और नक्सलवाद से कभी समझौता तो नहीं किया। आपको तो मौका कभी मिला उनके इतने साथ स्टेट में, आप उसको इग्नोर खत्म नहीं करा किया। सकते थे। अजय जी समझिएगा, चलिए मैं मान लेती हूं कि राजनीतिक पार्टियों ने इसको बहुत पाला पोसा, आगे बढ़ाया, तमाम चीजें करी, लेकिन मुझे बताइए ना कि आप लोगों की जिन राज्यों में सरकार है तो आप खात्मा करा सकते थे। लगातार तो तमाम चीजें हुई हैं। और मुझे ये बता दीजिए कि क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के दिग्गजों की जान नहीं गई? क्या बीजेपी के दिग्गजों की जान नहीं गई? तो ये लाल आतंक का कोई ईमान धर्म नहीं होता है सर। ये पॉलिटिकल पार्टियों को समझना चाहिए ना, जब उनके हिसाब से नहीं चलेंगे तो उनके लोग मारे जाएंगे। जब उनके डिमांड को पूरा नहीं करेंगे आप तो उनके लोगों के ऊपर हमला होगा। लेकिन पाला पोसा किसने, नक्सलवाद को बढ़ाया किसने? इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों ने बढ़ाया। इन्हीं के चलते ये आज ये 2014 के बाद 72% चीजें कैसे कम हो गई, ठीक है, कैसे इतने लोगों ने सरेंडर कर दिया, कैसे उनकी कमर टूट गई, आज अपने अंतिम सांस को कैसे झील रहे हैं। ये हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें रही, आप गढ़चिरौली देख लीजिए। 2014 के पहले की स्थिति, हमारी सरकार बनने के पहले की स्थिति, रोज 10 लोग 20 लोग मारे जाते थे। आज गढ़चिरौली जिला पूरी तरह से लगभग 90% मुक्त हो गया है। ठीक है अजय जी, हो गई है। ठीक है अजय जी, मैं एक सेकंड आपको रोक रही हूं। जहां तक बार बार 2014 की बात आ रही है, मैं ये नहीं कह रही हूं, देखिए छत्तीसगढ़ में भी बहुत हद तक चीजें कंट्रोल हुई हैं, ये हमारे सामने की बात है। मैं बिल्कुल, देखिए जिसने जिस स्टेट ने किया है काम, जिसकी सरकार ने काम किया है, उसको बिल्कुल तारीफ मिलनी चाहिए। और लगातार अब तो क्योंकि केंद्र सरकार इसके लिए प्रयास कर ही रही है, एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, तो ये भी काबिले तारीफ है, मैं इसमें कोई बात नहीं करती। लेकिन हम बार बार घूम फिर के सिर्फ यहां आ जाएं कि 14 के बाद से ही सब अच्छा हो रहा है, 14 के बाद से ही अच्छा हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता सर। आज 10 साल में क्या, और 10 सालों में भी तो मौका मिला ना काम करने का। मैं वही तो बोल रहा हूँ, 2014 के पहले की स्थिति और अब की स्थिति में 72% की अगर गिरावट आई है, 72% कम हुआ है, तो इस चीज का हुआ 2014। ठीक है, चलिए बाकी लोगों की छोटी छोटी प्रतिक्रिया आ जाए, फिर इस चर्चा पर आते हैं, मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार और कैसे काम करना। ठीक है, ठीक है अजय जी वापस आऊंगी, सब लोगों की छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए। मुर्तजा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज आ रही है। अभी मैं सुन रहा था बीजेपी के प्रवक्ता की बात। देखिए, हमारी पार्टी खुद भी पीड़ित है ये सब चीजों से, हमने कुर्बानियां दी है। कुछ छत्तीसगढ़ का वाकया जो है बहुत मारेगे का वाकया है, ऐसी बात नहीं है। और जिस प्रयास की ये बात कर रहे हैं, जिस इनिशिएटिव की ये बात कर रहे हैं, 2004 में जो मेरा स्टेट अब तेलंगाना है, ये पहले यूनाइटेड आंध्रा हुआ करता था, आंध्र प्रदेश। तो जो हमारे यहाँ वाईएस राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बाज़ाब्ता नक्सलाइट्स को हथियार डालने के लिए कहा था और स्कीम्स चलाई थी, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए काम किया था। को बाज़ाब्ता तौर पे गवर्नमेंट में जॉब्स दिए गए, उनको जो है कुछ लोन्स वगैरह दिए गए। उसका नतीजा निकला कि आज हम तकरीबन नक्सल फ्री है, चाहे वो आंध्रा हो या तेलंगाना हो। और इस किस्म से ही इनका खात्मा हो सकता है। और जिस अंदाज में ये बता रहे हैं कि जितना कुछ हुआ ये 2014 के बाद हुआ, तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि शायद भारत को आजादी भी 2014 के बाद ही मिली है। आप सोचिए, इस किस्म की सोच से तो हम बात नहीं कर सकते। ठीक है, आप जितना अच्छा काम करेंगे हम आपकी सहायता करेंगे, आपकी सपोर्ट करेंगे। चलिए मुझे बताइए, 2026 का जो लक्ष्य लेकर चल रही है सरकार, मुर्तजा जी 2026 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, अमित शाह ने काफी कुछ बातें रखी हैं, लग रहा है इसको एकदम सफल अपन देख पाएंगे? देखिए, उम्मीद तो है। और ये दूसरी चीज, ये जितनी चीजें बता रहे थे अभी, ये सब चीजों में कांग्रेस की जहां जहां भी स्टेटों में सरकार रही है, हम लोगों ने बराबर काम किया है। आप देखेंगे यूपीए 1, यूपीए 2 इसी उसके ऊपर काम किए हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई नया करने नहीं जा रहे हैं। मगर मैं यही कहूंगा कि अगर हमको कामयाबी हासिल करनी है तो उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। उनको बाज़ाब्ता तौर पे ये बताना चाहिए कि ये रास्ता गलत है, आप अगर अब छोड़ेंगे तो कुछ केसेस में कुछ रिलैक्सेशन हो, या जिस हिसाब से भी क्या स्कीम ये गवर्नमेंट बनाने जा रही है, ये तो गवर्नमेंट को ही मालूम है, मगर बिना उसके नहीं होगा।
ठीक है। देखिए, इस पूरे मामले में ना मैंने एक बात शुरुआत में भी कही थी, अभी मैं फिर से कह रही हूं। शुरुआत से देखेंगे तो एक मजबूरी थी हथियार उठाना। तो उस समय पे जो मजबूरी हथियार उठाने की थी वो बाद में किसी और दिशा में चली गई, जिसकी वजह से आज इतना ज्यादा आतंक हमें देखने को मिल रहा है। तो अब उस चीज के लिए जिम्मेदार आप किसको मानेंगे, ये मूल रूप से चर्चा का एक विषय जाहिर तौर पर है। उचित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज आ रही है मगर इको हो रहा है, इको हो रहा है। ठीक है, उसको टेक्निकल टीम सुन रही है सर, उसको करेक्ट कराते हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे है, बार बार देखिए पक्ष विपक्ष अपनी बात रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि पहली बात तो ये कोई ऐसा राजनीति या पॉलिटिक्स वाला करने वाला विषय था, क्योंकि 26 तक यदि नक्सलवाद या लाल आतंक का खात्मा होगा तो उससे सबको राहत मिलनी है। उससे सिर्फ बीजेपी को या कांग्रेस को नहीं राहत मिलनी, अन्य दलों को, सबको मिलनी है। क्योंकि जो अपनों को खोता है ना, उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब आते हैं मूल बिंदु पे, जो 2026 तक का लक्ष्य लेके सरकार चल रही है, क्या आपको लगता है कि ये हो पाएगा? पहली बात। दूसरी चीज ये कि ये जो अभी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि इसके लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज ही जिम्मेदार थी, तो पॉलिटिकल पार्टीज ही जिम्मेदार थी तो फिर चलिए, मैं तो अभी 14 से ही आंकड़े लेती हूं, मौके तो सबको मिले हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति की सरकार पिछले समय से, लंबे समय से चली आ रही है। तो फिर उन राज्यों में जहां सरकार है वहां से तो इस चीज को हटा लेते, क्योंकि कोई भी ऐसा राज्य नहीं जो इससे अछूता रहा हो। बहुत मुफीद सवाल पूछा है आपने राखी जी। प्रथम तो मैं आपके जितने पैनलिस्ट हैं उनको नमस्कार करता हूं और मेरे वरिष्ठ आरपी श्रीवास्तव जी को प्रणाम करता हूं। हकीकत यह है कि मैं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था, मैं छत्तीसगढ़ को बिलोंग करता हूं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था जिस समय ये घोषणा की गई थी होम मिनिस्टर के द्वारा कि 17 महीने मतलब 2026 तक ये खात्मा हो जाएगा। तो आपने सवाल भी किया था कि 17 महीने बचे हुए हैं, आप कि क्या रहेंगे, तो उन्होंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, खैर जवाब नहीं आया। लेकिन जहां तक श्रेय का मामला है तो मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी एज मिल रही है, क्योंकि डबल इंजन सरकार का फायदा मिल रहा है, नो डाउट। जो अजय पाठक जी कह रहे थे कि हमारे आने से ऐसा हुआ है, हमारे आने से ऐसा हुआ है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। 14 से 18 तक में एचएम भी वही थे और सरकार भी आपकी थी, मगर उस समय तो कोई आतंकवाद या नक्सलवाद या माओवाद खत्म नहीं हुआ। मगर अभी जो इच्छा शक्ति होम मिनिस्टर की बनी हुई है वो नो डाउट काबिले तारीफ है। केंद्र के जो माइंडसेट में और फोकस प्लान है नक्सल खत्म करना है वो अभी है। इसके कारण ये सुखद परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके पहले 14 से 18 में उनके टारगेट में नहीं था शायद, हालांकि डबल इंजन उस वक्त भी थे। 4 साल जो था वो डबल इंजन की सरकार था, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पे सीएम थे और एचएम तो अमित साहब भी थे। फिर भी काफी घटनाएं हुई। ये दोनों, मैं कहता हूं कि दोनों, किसी भी मुख्यमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री भी, चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, ये नहीं चाहता कि उनके प्रदेश में हिंसा हो। ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता अपना श्रेय लेने की बात करते हैं। देखिए, नक्सलवाद खत्म करने में डॉक्टर रमन सिंह जो भाजपा के सीएम थे उनकी भी बहुत अहम भूमिका थी, और जो भूपेश बघेल जो पिछले 5 साल थे उनकी भी बहुत अहम भूमिका थी। हर लोगों ने, दोनों ही पार्टी ने अपने नेताओं को खोया है। किसी ने बड़े नेताओं को खोया है तो किसी ने छोटे नेताओं को खोया है, लेकिन खोए सभी ने। मैं नहीं चाहता कि ये जो पाठक जी कह रहे थे कि बढ़ावा कौन दिया है, किसने बढ़ावा दिया। आप अगर देखें, छत्तीसगढ़ से मैं जानता हूँ, आप लोग का तो किसी का आधार कार्ड छत्तीसगढ़ का नहीं होगा, लेकिन आप छत्तीसगढ़ के बारे में पूरी इस्तिगासा पढ़ ले रहे थे। ये बिल्कुल ठीक नहीं। आप क्या जान रहे हैं छत्तीसगढ़ के बारे में जी? बहुत मेहनत की है भूपेश बघेल ने भी इसको खत्म करने में। पिछले 5 साल का फिगर आप देखिए। आप एक ऐसा कहना कि ये बढ़ावा दे, बिल्कुल वोट की राजनीति यहाँ है नहीं। एक्चुअली ये दंडकांडे क्षेत्र है, आपको इसको समझना पड़ेगा। इस दंडकांडे में जो झारखंड से चालू होता है, ये उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र, बालाघाट, ये जगह कौन सा सीएम चाहेगा कि वहां हिंसा हो? कौन से पॉलिटिकल पार्टी चाहेगा हिंसा हो? कोई नहीं चाहता। हकीकत में अभी पूरा फोकस केंद्र का, अमित शाह जी का नक्सल खत्म करना है, उसके सुखद परिणाम हमको मिल रहा है और काबिले तारीफ है। ऐसा होना चाहिए। लाल आतंक जो है वो आज वेंटिलेटर पे है। इसका श्रेय नो डाउट कि डबल इंजन सरकार को जाना चाहिए, जा रहा है, लेकिन केवल इन्हीं ने ऐसा काम किया है, कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, ये मैं नहीं मानता। सबकी अपनी अपनी मेहनत है, सबका अपना परिचय है। राखी, एक बात मैं आपको बोलूं
कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी ने फोर्सेस को, पुलिस को, आर्मी को सबसे ज्यादा शहीद का स्मरण करना या जिसको श्रद्धांजलि देने वाले अगर कोई थे तो वो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे। उन्होंने सबसे ज्यादा श्रद्धांजलि दी है आर्मी फोर्सेस के और पुलिस वालों को, जो उनकी जिनकी जो शहीद हुए हैं। तो उस वक्त हालांकि वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी रहे, तो क्या हम ये मान लें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कुछ नहीं किया? उन्होंने भी बहुत प्रयास किए, अपनी तरफ से किए। अभी क्या हुआ कि स्टेट की मेहनत और केंद्र की मेहनत दोनों डबल होके वहां पर जा रही है और उसके सुखद परिणाम मिल रहे। ज्वाइन मतलब अभी फोकस्ड है, हम फोकस नहीं थे नक्सल समस्या को लेके, कोई भी वहां के नेता तक फोकस नहीं थे। वहां की हमारे यहाँ की सरकारें, केंद्र की और स्टेट की सरकारें फोकस नहीं थी। अभी फोकस मिला है तो ये हमको मिल रहा है। लाल आतंक नो डाउट ये अभी खत्म, इसका रेशियो अभी से गिरना शुरू नहीं हुआ है। मैं कहूंगा कि पिछले 3-4 सालों में अगर आप क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड भी उठा के देख लें तो इसका लाभ भूपेश बघेल को भी मिला है। ठीक है, भूपेश बघेल के कार्यकाल में भी ये इसका लाभ मिलने लगा था। ये जितनी हत्याएं हैं, चीजें जो कर रहे थे, वो भूपेश बघेल के टाइम से शुरू हो गई थी। अभी मामला ये है, देखिए इसके पहले भी अगर हम सिमी को देखें, सिमी की हरकतों को देखें कि सिमी की हरकतों पे डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम से काफी कम होना शुरू हुआ था और वो 14 और 15 के बाद उसका लाभ जो है अमित शाह जी को मिला। तो नो डाउट जो उस वक्त सत्ता में रहेगा उनको लाभ मिला कि सिमी को खत्म करने का लाभ जो है या क्रेडिट जो है वो वर्तमान में जिसकी सत्ता होगी उसको मिलेगा, अमित शाह जी को खत्म। लेकिन उसके कदम जो है 3 साल पहले से चलाए जा रहे थे, उसके सुखद परिणाम थे। यहाँ भी जो पहले से कार्यकाल हो रहे हैं उसके सुखद परिणाम है। केंद्र का बहुत फोकस है, उसका लाभ मिल रहा है। ठीक है, उचित जी वापस आऊंगी। गौरव जी मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। गौरव जी, क्योंकि आप एक पूर्व आर्मी ऑफिसर हैं, मुझे लगता है इन एक्टिविटीज को बहुत नजदीक से आपने देखा भी होगा, समझा भी होगा, उन लोगों से बातचीत भी की होगी, उनको समझा भी होगा। आखिर क्यों, क्या वाकई में ये जो बात निकल कर आती है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने ही इनको पाला पोसा है या सपोर्ट किया है या पॉलिटिकल पार्टीज ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्या आप ऐसा मानते हैं? दूसरी चीज, इतना लंबा वक्त हो चुका है लाल आतंक को, 2026 तक, क्या इसको पूरी तरह से खत्म कर लिया जाएगा? देखिए कहंट्रोल काफी कुछ हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर देना, वो लोग कहां जाएंगे जो इसकी मतलब कहते हैं ना एकदम तह तक, जो बिल्कुल रम गए हैं, जिनको अब सिर्फ अपना फायदा दिख रहा है, जिनको सारी चीजें प्रोवाइड हो रही हैं। देखिए जो आत्मसमर्पण करते हैं, वो एक पहल, वो एक अभियान छत्तीसगढ़ में है, उसमें लोग काफी वापस आए हैं। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसकी सराहना बिल्कुल की जानी चाहिए इस प्रयास के लिए। लेकिन बाकी स्टेट्स का क्या? पूरी तरीके से देश के लाल आतंक को खत्म करने के लिए क्या एक बड़ा जो प्रयास की कोशिश की जा रही है, उसको हर जगह जाके आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उतनी चीजों को लाना पड़ेगा। क्या ये आसान लगता है? राकेश जी, पहले तो मैं जय हिंद बोलता हूं आपको और सारी टीम को मेरा जय हिंद है। राकेश जी, आप जो पूछ रहे थे आप मेरे से, उसके विषय में मैं बोलूंगा कि देखिए कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां जो हैं, क्योंकि मेरा कोई तालमेल उनसे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं सेना से हूं तो मेरा कोई राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। और मैं जो बात बोलूंगा अपने जवानों के विषय में ही बोलूंगा। कहीं ना कहीं जो बात चल रही है, आप बोल रही है बार बार, तो कहीं राजनीतिक पार्टियां अपना फायदा लेने के लिए ही इनको ऊपर रखती है। जो लाल आतंक का जो चल रहा है प्रोसेस, तो कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस थी पहले, फिर बीजेपी आई, बीजेपी इसको हटाने का प्रयास कर रही है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा बनता है। और दूसरी बात, जो अमित शाह जी आए थे हमें छत्तीसगढ़ में, उसके बाद ये बोल करके गए थे, एक डेडलाइन जारी किए गए थे कि 2026 तक हमारा लास्ट डेडलाइन रहेगा, इसमें खत्म कर देंगे। तो मैं उनका स्वागत किया, अच्छा उन्होंने ये प्रयास जारी रखा। और ये छत्तीसगढ़ में पहला इतना जबरदस्त ऑपरेशन लॉन्च हुआ जिसमें 31 नक्सलियों को मार गिराया गया है, जिसमें डेथ, अभी तक का जो डेथ रेशियो है 194 का है यहाँ छत्तीसगढ़ में। और जो गिरफ्तारी हुई है 801 लोगों की हुई है, और जो सरेंडर हैं 742 लोग हुए हैं। तो 70% तक मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद को खत्म कर दिया गया है। बचा हुआ 30% जो है, अगर अमित शाह जी इसका आगे बढ़ाने की कोशिश किए हैं छत्तीसगढ़ सरकार के लिए, तो इस चीज के लिए मैं बोलूंगा कि छत्तीसगढ़ सरकार अगर इस पर ध्यान देगी तो कहीं ना कहीं ये बहुत जल्दी खत्म हो जाए। और राज्यों की बात करूंगा मैं, तो और राज्यों में अगर जैसे
अपने विष्णुदेव साय जी बीजेपी के हैं। मैं ये नहीं बोलता कि कांग्रेस बीजेपी फिर मैं लेकर के नहीं आऊंगा सीट को, बीजेपी के हैं। तो अमित शाह जी आए थे यहाँ पर, वो बीजेपी के थे, होम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने बोला था तो उस पर अमल किया गया। ऐसा नहीं, और राज्यों में भी इस चीज का बहुत तेजी से काम करना चाहिए, तभी नक्सलवाद खत्म हो पाएगा, तभी हम लाल आतंक पर कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि लाल आतंक को खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे भाइयों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं, और गांव वाले भी इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। और इनके कारण से शिक्षा, नौकरी, सारी व्यवस्थाएं पूरी ठप हो गई है, चारों तरफ ठप हो गया। कहीं रोड को उड़ा दिया तो आवाज आने जाने का आवाजाही कहीं रुका हुआ है। बहुत सारे लोग जो है फंसे हुए हैं किसी न किसी साइड से, और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो रागी जी, मैं ये बोलूंगा कि कहीं ना कहीं जो लाल आतंक का जो चल रहा है प्रयास जो अभी हटाने का 2026 डेडलाइन जो जारी किया गया है, बहुत बढ़िया है। मैं तो चाहूंगा कि बहुत सही तरीके से अमित शाह जी ने इसको अभी लागू किया है, और जो डेडलाइन जारी किया है तो उसको खत्म किया जाए। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक मूल प्रश्न जो होता है उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी से मैं पूछूंगी उसके बारे में। आरपी श्रीवास्तव जी, लगातार सब लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा प्रयास है, 2026 तक का लक्ष्य है, बिल्कुल होना चाहिए, सब तारीफ कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो इम्प्लीमेंट, अभी तो अमित शाह जी ने अभी ये लक्ष्य लिया 2026 का। सरकार तो छत्तीसगढ़ में पहले से काम कर रही थी, लेकिन बात सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं है। मध्य प्रदेश का क्या, बिहार का क्या, झारखंड का क्या, आंध्र प्रदेश का क्या, बिहार का क्या, तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर इस तरह के अभियान और सारी चीजों को आपको लाना पड़ेगा। कौन बात करेगा, कैसे बात करेगा? अभी अमित शाह जी अपील कर रहे हैं युवाओं से कि हथियार छोड़ दीजिए, आप मुख्य धारा में आइए, तो क्या उनके कहने से हथियार छोड़ देंगे? इसकी रूपरेखा कौन बताएगा, क्या मानते हैं? देखिए, 2-3 बातें। पहली बात तो ये है राखी जी कि नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई। निश्चित रूप से जब 1967 में इसकी शुरुआत हुई तो सिर्फ ये था कि सामंतों के खिलाफ जो है मजदूर, खेतिहर, इनका आंदोलन था, और उसमें उन्होंने हथियार उठाया। उनका शोषण हो रहा था, शोषण के खिलाफ ये आंदोलन की शुरुआत हुई, इस विचारधारा की शुरुआत हुई। कालांतर में क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे इनका नेटवर्क बढ़ता गया तो अब उन्होंने एक नया तरीका इस्तेमाल किया। आप देखेंगे, मुझे जहाँ तक जानकारी कि पिछले कई सालों में इनको जो मिलने वाली लेवी पर भी ध्यान देना चाहिए कि इनको पैसा फंडिंग कौन कर रहा है। आप समझिए, इसमें ज़्यादातर वो हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ नेता हैं, कुछ ठेकेदार हैं जिनसे इनको फंडिंग होती रही, इसीलिए उनके पास बहुत सारे हथियार और तमाम आधुनिक हथियार से लैस रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे अपने विचारधारा से हट करके लगा और सीधे आ गए हिंसा पर। और आज की स्थिति है कि देश में इसकी हिंसा दिन ब दिन बढ़ती गई। अब दूसरी एक सबसे बड़ी बात आप समझिए, आप देख रहे हैं कि रेड कॉरिडोर में आपने बताया कि लगभग 40 जिले प्रभावित हैं, इसमें इतने सांसद होते हैं, समय समय पर राजनीतिक गठजोड़ की बात की जाती है। अक्सर स्थानीय स्तर पर देखिए कोई सरकार गठजोड़ नहीं करती है, तो ये तो तय है, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो, वर्तमान सरकार हो। नक्सल ऑपरेशन आज से नहीं चल रहा, यहाँ केंद्र और राज्य सरकार मिल करके ही ऑपरेशन करती है। लेकिन हुआ क्या, जो आज अमित शाह जी ने जिस तरह से घोषित किया कि 2026 में समाप्त होना चाहिए, बिल्कुल जब तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस और स्टेट पुलिस दोनों मिल करके ऑपरेशन नहीं करेंगे तब तक ये सफल नहीं हो पाएगा। आप जरा बताइए, आज मान लीजिए हमारे कितने जवान शहीद हुए, आप सोचिए इस ऑपरेशन में। ये आंतरिक आतंकवाद कह लीजिए इसको, देश के अंदर की है। जब अपने अंदर की सिक्योरिटी जो है कहीं पर प्रभावित होती है तो निश्चित रूप से सवाल खड़ा होता है। हम बाहरी दुश्मनों से लड़ सकते हैं, हम कश्मीर में पत्थरबाजों से लड़ सकते हैं, हम पाकिस्तान से जो आतंकवाद फैला है उससे लड़ सकते हैं, लेकिन देश के अंदर में जो आतंकवाद है, जिसको बड़े सही समय पर गृह मंत्री जी ने पहचाना कि इसको 2026 तक समाप्त किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही प्रयास है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक ऑपरेशन भी चला। अब महेंद्र कर्मा की हत्या क्यों हुई, नक्सलवादियों ने क्यों किया? उन्होंने मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया। कितने बड़े नेताओं के वहाँ पर हत्या हुई। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की हत्या देख लीजिए, कितने नेताओं की हुई। आप देखिए मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश में आप देखेंगे बालाघाट में यहाँ के बड़े अच्छे और कद्दावर नेता लिखीराम कावरे की हत्या हो गई। आप इन सारी चीज़ों को देखिए, कोई भी पार्टी हो, क्या कांग्रेस चाहेगी कि ऐसे लोगों को बढ़ा करके अपने ही नेताओं की हत्या कराए? क्या भाजपा चाहेगी कि ऐसे लोगों को नक्सलवाद को बढ़ावा देकर अपने ही लोगों की हत्या कराए, या आम ग्रामीणों की हत्या कराए, या अपने देश के जवानों की हत्या कराए? आप देखिए बड़ा गंभीर सवाल है। और इसका ये कैसे उपजा, किस तरह से आया और इसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मैं आप बताता हूँ। सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी, भूखमरी, संसाधनों की कमी,
गांव तक सड़कें नहीं होना, लोगों का उत्थान नहीं होना, स्कूल नहीं होना, अस्पताल नहीं होना, ये सारी चीज़ों से जब जनता झेलती है तो होता क्या है, उनको वो आदमी अच्छा लगने लगता है जो उनके साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन उसका नतीजा वहाँ की आवाम नहीं जानती है कि इनके साथ खड़े होने से उनको नुकसान क्या है। वो सीधे सीधे भोले भाले लोग होते हैं, खड़े हो जाते हैं और उनको एक निश्चित रूप से जनाधार मिल जाता है। और इन सारी चीज़ों का पूरा सिनेरियो देखिए पूरे देश भर में, अगर ये तैयारी किया है माननीय गृह मंत्री जी ने, तो निश्चित रूप से न केवल देश के लिए बल्कि देश के अंदर में इस तरह की चीज़ों को, जहाँ पर हत्या जैसी जघन्य अपराध को तरजीह नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन कुछ सिस्टम में जो खराबी है उसको पहले दूर करना होगा। नक्सलवाद का सफाया तब हो पाएगा जब सिस्टम को दुरुस्त करेंगे। अगर सिस्टम दुरुस्त नहीं है तो इस तरह की गतिविधियां चलती रहेंगी, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कभी आप ज़्यादा। आप 30 लोगों को मार करके अभी सफलता का ढिढोरा मत पीटिए। अभी आपको पूरे छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त करना है, उन भटके हुए लोगों को जोड़ना। मैं तो कई जगहों पर देखा भी हूँ, एक दो जो नक्सलवादी लोग जो है सरेंडर किए और उनको सरकार ने सुविधा दिया, वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, सरकार उनको सुरक्षा नहीं दे पाती है, वो मारे भी जाते हैं क्योंकि वो संगठन उनको बर्दाश्त नहीं करता। तो इन सारी सिस्टम को राखी समझते हुए अगर गृह मंत्री जी ने इस तरह का एक डेडलाइन फिक्स किया है, तो हमें लगता है कि न केवल भारतीय जनता पार्टी को अपनी पीठ थपथपाने की जरूरत है, कांग्रेस को भी इसका समर्थन करना है, आम नागरिक को इसको समर्थन करना है, हमारे शहीद जवान जो हुए हैं उनको आप उनकी शहादत को भी देखना है। इन सारे पक्षों को भी बिना देखे तब तक ये ख़त्म नहीं हो पाएगा। और हमें लगता है कि इस बार जिस तरह का प्रयास है वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास है और देर आए दुरुस्त आए। गृह मंत्री जी ने इसको सही ढंग से पहचाना, तो हमको लगता है कि इसका स्वागत सारे लोगों को करना चाहिए, आम लोगों को करना चाहिए, देश के नागरिकों को करना चाहिए और यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों को करना चाहिए। बिल्कुल। और मुझे एक बात और यहाँ लगती है कि देखिए वाकई में जिस तरीके से 2026 का एक लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है, अब क्योंकि देश का मुद्दा हो जाता है, जब देश का मुद्दा हो जाता है तो उसमें पक्ष विपक्ष और राजनीति नहीं होती। जैसे कि मुर्तजा जी भी कह रहे थे कि उन्होंने भी तारीफ करी कहीं ना कहीं इस पहल की, और लेकिन सपोर्ट चाहिए, सिर्फ अकेले नहीं हो जाएगा। जैसे कि अभी आरपी श्रीवास्तव जी भी कह रहे थे कि भाई केंद्र भी है, स्टेट को भी तो देखना पड़ेगा। तो इन लोगों को कहते हैं एक कोलैबोरेशन में आपको इन चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। सिर्फ एक इनपुट से काम नहीं होगा, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब उसको आप किस मंशा के रूप लेकर जाते हैं, करते हैं, जरूरत मांगते हैं, मदद मांगते हैं, सपोर्ट सामने वाले लोग कर रहे हैं या नहीं, ये क्योंकि देश का विषय है, मुझे लगता है इसको सियासत से दूर रखकर यदि वाकई एक अच्छा हमें 26 तक नक्सलवाद को खत्म करना है तो मुझे लगता है सबके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अजय जी आप अपनी बात रखिएगा। बस एक बात मुझे आपसे पूछनी है, वैसे तो अमित शाह जी ने पूरा एक रूपरेखा इसकी कैसी होगी, किन किन लोगों को अलर्ट रखना है, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, उन्होंने सारी चीजों को रखा है। अब बात आ रही है कि क्या ये मान लिया जाए कि आज ही से इस पर काम शुरू हो गया, मतलब बैठक खत्म और काम शुरू, तभी उस लक्ष्य को पा पाएंगे? राकेश जी, निश्चित तौर पे ये समझिए आप कि गृह मंत्री जी ने जो संकल्प लिया है उसको पूरा करने के लिए ये संकल्प लिया गया है। और आज से नहीं, ये पहले से भी काम चल रहा है। पिछले 2018 में जब ये योजना बनाई गई, बहुत सारे बच्चों के प्रकार यहाँ बैठे हुए हैं, समूह नाश करना। मैं बहुत सारे लोगों की बातें सुन नहीं पाया, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा था, तो मैं बहुत सारे लोगों की बातें, मुझे सिर्फ श्रीवास्तव जी की बात मैं सुना, मैं उनकी बात का जवाब देता हूँ। श्रीवास्तव जी ने जो कहा कि सभी पार्टियों को मिलकर के इसका समर्थन करना चाहिए, ये देश हित की बात है, ये हमारे आंतरिक मसलों की बात है, ये सबको एक साथ रहना चाहिए। लेकिन श्रीवास्तव जी ने जो बातें कही, इस पे पार्टियां अगर एक हो जाए तो इस देश से समस्या समाप्त हो ही सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपने अपनी चीजों को छोड़ करके अगर इंटरनल मामले में, भारत की सिक्योरिटी के मामले में, भारत की जो समस्याएं हैं उसके मामले में पार्टियां एक हो जाए तो समस्या तो अपने आप समाप्त हो सकती है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि आगे इस विषय में होता क्या है। जैसे कुछ लोगों ने कहा, इस पे होप सभी लोगों को रखना है, लेकिन जैसा पीछे का इतिहास है, आप देखिए कि मैं बार बार इस चीजों को जाऊंगा, आतंकवाद हो, माओवाद हो या दक्षिण में पनपता हुआ जो आतंकवाद था, जो भी स्टेट लगती है बॉर्डर से, उसमें जो समस्याएं खड़ी हुई थी आज वो मिनिमाइज हो गई है, आज वो मिनिमम है। पहले की उपेक्षा आज के समय में आप नॉर्थ ईस्ट को देख लीजिए,
या फिर हमारी इंटरनल समस्याओं को देख लीजिए, जो माओवाद से रिलेटेड थी या अदर चीजों से रिलेटेड थी, वो मिनिमाइज हो गई, मिनिमम हो गई है। तो इसके लिए हमारी सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखा करके ये सारी चीजें करके दिखाया कि सबसे पहले हमारी इंटरनल सिक्योरिटी अच्छी नहीं रहेगी तो बाकी चीजें हम कर क्या पाएंगे। रोज जब हमारे घर में समस्या रहेगी तो हम किस तरह से तरक्की कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो सरकार ने उसको समझा, उस पर काम किया, उसको मिनिमाइज किया। अब माओवाद को खत्म करने के लिए 2026 तक की डेडलाइन है। अब वो डेडलाइन जो दिया है गृह मंत्री जी ने, निश्चित ही उस पर काम, उसकी प्लानिंग करके तभी उन्होंने डेडलाइन दिया होगा गृह मंत्री जी ने, और वो भी समाप्त होगी। दूसरी चीज, जहां तक पॉलिटिकल बातें रहेंगी, देखिए पॉलिटिकल चीजें तो होती रहेंगी, लोग कहते रहेंगे, लोग सुनते रहेंगे, लेकिन ये इसके आतंक, ये जो इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, खासतौर से जो माओवाद का मामला है, पिछला जो 35-40 साल था, इसके मूल में वोट बैंक की राजनीति 100% थी। कोई इसको माने या न माने, इसके मूल में वोट बैंक की लेकिन अजय जी, आज तो कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, राजनीति के आज तो कांग्रेस सपोर्ट करेगी, लाल मुझे लगता है करना भी चाहिए। भयानक रूप लिया। हाँ राखी जी कुछ बोल रही है। अजय जी, लेकिन आज मुझे लगता है, चलिए जिन पर भी आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है मान लिया, चलिए मैं आपकी बात को मान लेती हूँ, लेकिन आज तो उसका समर्थन कर रहे हैं ना, कांग्रेस हो या दूसरे राजनीतिक दल हो, वो सब इसके सपोर्ट में आएंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि लाल आतंक को अब बढ़ावा दिया जाए। राखी जी मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कहां तक ये समर्थन करते हैं और किस हद तक ये समर्थन करते हैं। अभी 2026 का जो टारगेट है उसको लेकर के बहुत सारी चीजें होने वाली है और होगी। इस तरह से चीजें सिर्फ बोल देने से नहीं होगी। इसके जो आका हैं उनके ऊपर टारगेट करना पड़ेगा। मैं पहले बताया, नागपुर, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर में बैठे हुए जो लोग हैं, जो इस इंटरनल आतंकवाद को पालते हैं, जो फंडिंग करते हैं, श्रीवास्तव जी ने बताया कि उसमें IAS, IPS नेता, तमाम तरह के ब्यूरोक्रेट शामिल हैं। जब तक उनकी कमर उस तरह हिसाब से नहीं तोड़ी जाएगी, तब तक इसको समूल नष्ट करना मुश्किल होगा। और अमित शाह जी ने वो सारे प्लान बनाए हैं, वो सारी चीजें आज नहीं तो कल सामने आने वाली है। उस पे कितना किसका सपोर्ट मिलता है, कितना समर्थन मिलता है, वो देखने वाली बात होगी। और इंटरनल सिक्योरिटी की जहां तक बात है, आज भारत पहले से बहुत अच्छी स्थिति में हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, जम्मू कश्मीर हो, या यहाँ जो लगभग 45-50 जिले जो माओवाद से ग्रसित थे, वो लगभग मिनिमाइज हो गए हैं। मैं जहां नागपुर में बैठा हुआ हूं, इसके आसपास जो अभी बताया उन्होंने, बालाघाट हो, हम लोग कभी बालाघाट जाते थे तो शाम को 5 बजे के बाद परिवार के लोग बोलते थे कि वहां से नागपुर मत आना। हम लोग चंद्रपुर जाते थे तो 5 बजे के बाद नागपुर मत आना। तो हम लोग गढ़चिरौली जाते थे तो बोलते थे 5 बजे के बाद मत आना। और अगर हम बॉर्डर क्रॉस करके MP या फिर उधर छत्तीसगढ़ जा रहे हैं या हैदराबाद जा रहे हैं तो सूर्यास्त के बाद मत जाना। वो स्थितियां आज मिनिमाइज हो गई हैं, लगभग समाप्त होने पे है। ये सरकार की हमारी उपलब्धि है। ठीक है, चलिए मुर्तजा जी, एक बात तो सामने आ गई, हालांकि आपने अपना समर्थन सपोर्ट पहले ही कर दिया था, लेकिन बार बार ये जो बात पिछले 35-40 सालों की आ रही है, ठीक है वो कह रहे हैं, मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन सबको समझ में आ रहा है ना कौन, यदि राजनीतिक, भाई कितने लोगों ने राज किया इस देश पे, मुझे बता दीजिए कितनी पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं जिनकी सरकार रही है, नाम तो वही है, फिर भी वो आरोप है। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में एक सपोर्ट कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का होगा। अब मैं भी क्योंकि आपसे बात कर रही हूं तो मैं कांग्रेस के सपोर्ट की बात तो कर ही सकती हूँ। ये सिर्फ आरोप लगाने वाली बात कर रहे हैं। मैं खुल के कह रहा हूँ, देखिए दाल सलाम हो, नक्सलाइट्स का जितना भी नेटवर्क है कांग्रेस, और खाली कांग्रेस नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आप बात करेंगे तो सबके सब यही कहेंगे, एक सुर में कहेंगे कि इनका खात्मा होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। मगर जिस हिसाब से ये एक पॉलिटिकल वो बता रहे हैं कि 10 साल से इन्होंने जो किया है, अरे देखिए 35-40 साल के जो इनिशिएटिव है कांग्रेस के, उसी का आपको जो है परिणाम मिल रहा है कि जो रिजल्ट आ रहे हैं ये रिजल्ट हमारे इनिशिएटिव के हैं।
और हम आज भी आपसे ये कह रहे हैं आपके चैनल पे कि हम साथ हैं, चाहते हैं कि उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनसे हथियार जो है छुड़ाया जाए, तो फिर कभी हथियार ना उठाए, ऐसा कोई स्कीम बनाइए, उनके लिए जो है एक प्रपोजल दीजिएगा, और उसके साथ ही काउंटिंग हो तो फिर उसके रिजल्ट अच्छे रहेंगे। ठीक है मुर्तजा जी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन ये बात मैंने एक बार पहले ही इस चर्चा में कह दी थी, उसी को आगे बढ़ाऊंगी। उचित जी, ये चीज़ तो मैंने भी बोली है, जैसे छत्तीसगढ़ में एक प्रॉपर अभियान चलाया गया, तमाम चीज़ों को कंट्रोल किया गया, तो ये तो सभी स्टेट में करने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है तमाम चीज़ें एप्लीकेबल हो भी, लेकिन उसका इतना लाभ दिख नहीं रहा ना। हमने छत्तीसगढ़ में तो चीज़ों को देख लिया, लेकिन हमें देश के स्तर पर इसको यदि 26 तक के लक्ष्य में खत्म करना है तो वो चीज़ें देखनी और दिखानी पड़ेगी। उचित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? उचित जी, चलिए, उचित जी शायद मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। गौरव जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ राखी जी। हाँ गौरव जी, मुझे आप बताइए कि किस तरह से इसको काम किया जा सकता है, क्योंकि आप लोग तो नजदीक से इन तमाम चीजों को देख चुके हैं। क्या लगता है कि एक अपील ये कर देने से कि हथियार छोड़ दें युवा, उनको मेन स्ट्रीम में लाना है, तो कैसे लाएंगे भाई? आप आज किसी एक पर्टिकुलर इस एरिया में जाइए जो नक्सलवाद से ग्रस्त है, आप समझिए उनकी क्या समस्याएं हैं, वो क्या चाहते हैं। बहुत सारे लोग को एक मजबूरी में, जैसा कहा जा रहा था, आरपी श्रीवास्तव जी ने एक बात बोली थी कि भाई भुखमरी थी, बेरोजगारी थी, मजबूरी थी। देखिए शुरुआत तो वहीं से हुई ना, इनको ये कहां से आए, नक्सलवाद कहां से आया तो वहीं से। लेकिन आज देखिए करते करते, अब चाहे उसे राजनीतिक सपोर्ट बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, उन्होंने अपना एक ऐसा एक पूरा जाल बिछा लिया, इतनी ताकत में वो आ गए हैं कि वो अब किसी को नहीं देखते, वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। तो उनको इस चीज से बाहर निकालना इतना आसान नहीं है कि हमने एक अपील कर दी और वो हथियार छोड़ देंगे। इसके लिए क्या करेंगे? देखिए राखी जी, एक अमित शाह जी ने जो पहल किया है, मैं बात बोला भी हूँ पहले, तो अमित शाह जी ने जो पहल किया, ये बहुत पहले होना चाहिए था। अगर ये बहुत पहले हो जाता तो शायद ये अभी जो हम 2026 का जो टारगेट लेकर के चल रहे हैं, ये मेरे हिसाब से अब तक खत्म हो गया होता। और जो पहल अगर पहले किए होते तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी और बोल रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों, देखिए कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पार्टी वाले अपना फायदा उठाए हैं इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं ठेकेदार हो गए, राजनीतिक पार्टी वाले हो गए, ये अपने आप को बढ़ावा देने के लिए उस चीज का फायदा उठाया है, उनके साथ मिल करके रहे और कहीं ना कहीं देश की प्रगति में भी ये बाधा बने हैं, बहुत बाधा बने हैं, देश को बहुत नुकसान किए हैं, बहुत सारी अर्थव्यवस्था को इन्होंने तहस नहस किया है। और जो अमित शाह जी अभी जो इस चीज के बारे में बोल रहे हैं, और सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार इस पे बोल रही है कि आप हथियार डाल दीजिए, सारी सरकारें बोल रही है जहां जहां पे आतंकवाद हो रखा है, नक्सलवाद के लोग हैं, हथियार डाल दीजिए, तो इतने आसानी से गौरव जी, आपकी आवाज चली गई। मैं गौरव जी, म्यूट किया क्या आपने? हेलो, हाँ गौरव जी, अब बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं जो ये आतंकवाद के प्रति जो इन्होंने हथियार डालने का जो बोल रहे हैं मैडम, हाँ। तो हथियार इतना आसानी से कोई डालेगा नहीं, क्योंकि हथियार इनको आदत पड़ गया है जिस चीज की, हथियार रख करके हम सारे काम नहीं, क्योंकि उनके दिमागों में बैठा दिया गया है कि आप जब तक हथियार अपने हाथ में रखेंगे तब तक आपको दुनिया सलाम करेगी। इनके दिमाग में एक गलत फितूर डाल दिया गया है कि आप हथियार मत डालिए, और इनके जो इनके साथी हैं, जो आका हैं, वो ये बात को बोलते हैं कि आप हथियार डाल दोगे, सरकार आपको कोई सुविधा नहीं देगी, आपको मार देगी, आपको आने वाले समय में नहीं मिलेगा। ठीक है गौरव जी, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, पर ठीक है, काफी कुछ हद तक मैंने आपकी बात को सुना है। उचित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं? ठीक है गौरव जी, 1 मिनट रुकेगा सर प्लीज। हाँ उचित जी, बहुत सारे प्रयासों की बात हो रही है, बहुत सारे अभियानों की बात हो रही है, इतना आसान नहीं होगा सिर्फ ये कह देना कि हथियार डाल दिए जाएं। मुझे लगता है आने वाले समय के लिए, क्योंकि देखिए 2026 का लक्ष्य तो है, काम आज से करना पड़ेगा।
अब बात ये आती है कि जिस तरीके की एक मदद की बात हो रही है, सपोर्ट की बात हो रही है और चीज़ों को बढ़ाने की बात हो रही है, ब्रेन वॉश जो होता है ना, वो जाके करने की ज़रूरत है। आपको जाके समझना पड़ेगा कि इस जो नक्सलवाद ग्रसित इलाके हैं या स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा उनका गढ़ है, वहाँ पे कौन सी चीज़ है, कैसे निकलेगी, उनका ब्रेन वॉश कैसे होगा। बोलने से नहीं होगा, ये वहाँ की छोटी छोटी चीज़ों को निकालना पड़ेगा। राखी जी, देखिए, जो आरपी श्रीवास्तव साहब कह रहे थे कि जो वहां पे डेवलपमेंट एक होना चाहिए, वो एक मूल समस्या है। डेवलपमेंट वहां नहीं हो रहा है, रोजगार वहां पे नहीं है, उद्योग नहीं है, शिक्षा नहीं है वहां। और हकीकत में अगर आप जो देखें तो आप तो ये देखेंगे कि यहाँ पे तो लोकतंत्र भी नहीं है, यहाँ पे सरकार ही नहीं है। आप अंदर जाके देखेंगे तो वो कुछ क्षेत्र जो ऐसे छूट गए हैं कि वहां पे जो कह रहे थे श्रीवास्तव साहब कि वहां पे सत्ता नहीं पहुंच पा रही और नक्सल पहुंच जा रहे हैं, और वो ना वहां नेटवर्क है, ना पढ़ाई है, ना स्कूल है, ना राशन की दुकानें हैं, ना हॉस्पिटल है। वो आप उनसे पूछे कि वो किस जगह रहते हैं तो वो ये नहीं बता पाएंगे कि वो छत्तीसगढ़ में है। ये स्थिति बनी हुई है, तो इसके जिम्मेदार हमारे नेता ही हैं। हम 30-35 साल से इस जगह पहुंचे और ये हाल और हालात अभी हैं वर्तमान में, तो इसके जिम्मेदार सभी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। मैं एक को नहीं इसका क्रेडिट लेने दूंगा और एक को ही नहीं कहूंगा कि उनके प्रयास नहीं थे। ये जितने भी हुए, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि बस्तर के जो बड़े नेता हुए हैं, अगर उनमें कर्मा जी को छोड़ दे तो बाकी के किसी के ईमानदार प्रयास ऐसे नहीं हुए। वर्तमान में सरकारें केवल इतिश्री करती थी, औपचारिकताएं करती थी, गंभीर प्रयास नहीं होते थे। वर्तमान में सेटलमेंट हो रहा है, सरेंडर हो रहा है, उनको नौकरी दी जा रही है, उनको जॉब दिए जा रहे हैं, उनको फंडिंग की जा रही है, उनको व्यवसाय करने के लिए दिया जा रहा है, उनके लिए छोटे छोटे से केंद्र खोले जा रहे हैं। अभी ये चीजें जो थी, जो को भी पूर्व में औपचारिकताएं थी, अभी हकीकत में वहाँ काम हो रहे हैं। ठीक है उचित जी, मैं एक सेकंड आपको बीच में रोकूंगी। उचित जी, 1 मिनट आपको बीच में रोक रही हूं और उसके बाद बहुत जल्दी से संक्षिप्त प्रतिक्रिया में आरपी श्रीवास्तव जी की लूंगी। लेकिन आपको बता दें, ये जो एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है लाल आतंक को खत्म करने के लिए, इसमें मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए थे। क्या कुछ कहा, सुनाते। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत सरकार काम कर रही है, इतनी मेहनत हमारे यशस्वी गृहमंत्री श्रीमान अमित शाह जी कर रहे हैं। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने नक्सल विरोधी वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जिस प्रकार से रणनीति बनाई है, यही कारण है कि अग्रिम कार्रवाई का इंतजार नहीं करना पड़ता और ठोस कार्रवाई होती है। और उसका परिणाम भी आता है कि हमारे पास लगातार देश भर के अलग अलग राज्यों से ये नक्सलवादी मूवमेंट एक तरह से आखिरी चरण में पहुंचा। और जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम अपने कानून के शासन को स्थापित करना और कुशासन का अंत करना। मुझे इस बात का संतोष है कि अलग अलग राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश ने भी अपने राज्य के अंदर नक्सल विरोधी आंदोलन में जो हमारा मूवमेंट है, विगत 2 वर्ष में हमने जितना खास कर इस नक्सलवादी जोरदार नक्सलवादियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई की है, वो पिछले 30 साल में नहीं हुई है। मुझे इस बात का संतोष भी है और भारत सरकार ने भी इस बात को माना। लेकिन जीरो टॉलरेंस के लक्ष्य के आधार पर हम ये चाहेंगे कि ये पूरी तरह से खात्मा हो और उसी के लिए इसी के साथ साथ विकास के सभी प्रकार का आयाम स्थापित हो, खास करके सुरक्षा, सड़क संपर्क, पर्यावरण, दूरसंचार और अन्य प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना, जिससे सामान्य जनजीवन में विश्वास बढ़े। और एक तरफ केवल कठोर कार्रवाई नहीं, पुनर्वास की दृष्टि से भी जो नक्सलवादी आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं वो आकर के अपना जीवन में बदलाव चाहते हैं और वो हमारे विकास के मामले में कदम से कदम मिलाना चाहते हैं। तो इस तरह से भी माननीय गृहमंत्री जी का आज बैठक में मार्गदर्शन मिला और हम इस दिशा में भी काम करेंगे कि हम नेस्तनाबूद करेंगे कुल मिलाकर किसी हालत में। और जो नक्सलवादी गतिविधियाँ, इनके माध्यम से अव्यवस्था या कानून को अपने हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं मिलेगी।
तो मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी बैठक में शामिल हुए थे इस महत्वपूर्ण बैठक में, और उन्होंने कहा कि जाहिर तौर पे जो एक मार्गदर्शन मिला, जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं अमित शाह जी की तरफ से, उसको कहते हैं लाल आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार भी लगातार तत्पर है और अब और ज्यादा सक्रिय हो जाएगी, क्योंकि समय की सीमा है। बहुत जल्दी से संक्षिप्त प्रतिक्रिया आरपी श्रीवास्तव जी आपकी। देखिए राखी जी, सबसे बड़ी बात है, उचित जी ने भी कई बातों को इंगित किया है, और आपने देखा होगा कि हमें लगता है कि नक्सलवादी क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी काम किया। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैंने भी उस क्षेत्र में कहीं काफ़ी हमारी भी पत्रकारिता रही है, मैंने नज़दीक से देखा। देखिए, अगर नक्सलवाद को जड़ से ख़त्म करना है तो गोली का जवाब गोली से तो आप दे देंगे, लेकिन विचारधारा कैसे मारेंगे, विचारधारा समाप्त करनी पड़ेगी। और विचारधारा कैसे समाप्त होगी उसको देखना होगा। वो विचारधारा इस तरह से समाप्त होगी कि आप वहाँ पर शोषण ज़्यादा न हो, विकास के कार्य हों, लोग ज़मीन से जुड़े। अगर ये सारी बातें होंगी तो इस तरह के आंदोलन का जन्म नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से इस आंदोलन की शुरुआत हुई है, जिस तरह से उन दिनों में इनके ऊपर अत्याचार होते थे, न सरकार कभी पूछती थी, पुलिस का आतंक था, फॉरेस्ट विभाग का आतंक था, इस सारे आतंक जो जिस तरह से वहाँ की स्थानीय जनता झेलती थी, तो इन लोगों के साथ हो गई, इनके आंदोलन के साथ हो गई। तो सबसे पहले जरूरत है राखी कि पूरे के पूरे सिस्टम को, देखिए गोली से जवाब देके कुछ दिनों के लिए आप हो सकता है इस घटनाक्रम को 2026 का टारगेट पूरा कर जाए, लेकिन हमें लगता है कि सरकार को इसके इतर भी प्रयास करना चाहिए। और वो प्रयास ये होना चाहिए कि वहाँ की उस विचारधारा को तब समाप्त किया जा सकता है जब वहाँ से भ्रष्टाचार, वहाँ विकास कार्य, लोगों को रोजगार, अगर ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी तो हमको लगता है उस विचारधारा से समर्थन करने वाले कम हो जाएंगे, आम लोग भी सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी आंदोलन बिना आम लोगों के सहयोग से आगे बढ़ता ही नहीं। चलिए, क्योंकि समय हो गया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर सरकार का एक्शन प्लान तैयार है और लाल आतंक का खात्मा करना है, उसका ऐलान कर दिया है, 2026 का लक्ष्य रखा है। अब तमाम चीजों की कहते हैं ना रूपरेखा तैयार हो गई है और सभी लोग समर्थन के लिए भी तैयार हैं। तो एक कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है, और मुझे लगता है इसको इंप्लीमेंट कितनी जल्दी सरकार करके दिखाएगी ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।